जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र के दूसरे भाग का दूसरा अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृति के बारे में, इसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन और इसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम और चर्चा करेंगे। इसके आगे के इसी पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने की एक विधि है, जीवन जीने की एक कला है। जो हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, भोजन करना, कपड़े पहनना, पूजा करना, ये सभी क्या है? संस्कृति के पहलू हैं, संस्कृति के हिस्से हैं। हम जो अपने पूर्वजों से जो हम सीखते आए हैं, हम जो अपने मतलब जो पूर्वजों के द्वारा हमें जो सीखने को मिला है, वही क्या होती है? संस्कृति होती है। और यह कैसी होती है? हस्तांतरित होती है। पूर्वजों ने हमें दिया है, हम अब जाके अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को देंगे। तो इसमें क्या है? जैसे कि भोजन करना है ना, भोजन करना, रीति रिवाज है ना, और जैसे पूजा पाठ करना, ये सब हमें क्या है? पूर्वजों से मिले हैं कि भोजन कैसे करते हैं। तो हम लोग बैठ के मतलब जो कि अगर हम देखा जाए पुराने समय में कि जो हमारी संस्कृति थी वह ज़मीन पे बैठ के भोजन करने की थी। कपड़े पहनना, तो पुराने समय में आज से बहुत समय पहले अगर चले जाएं तो हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में कपड़े का जो पहनावा हुआ करता था वो धोती कुर्ता पुरुष पहना करते थे, और महिलाएं साड़ी ब्लाउज़ वगैरह जो है वो पहना करती थी, है ना। और पूजा करना, जैसे कि मंदिरों में जाके पूजा करना, है ना, मूर्ति पूजा के रूप में करना, जो भी जैसे रहते थे पहले के लोग, है ना, तो उस तरीके से उनकी पूजा करते थे। यही क्या है? संस्कृति के पहलू है। जो हम सोचते हैं, करते हैं, वही क्या है? हमारी संस्कृति है। और अब चूंकि क्या होता है, इन चीज़ों में क्या हो रहा है? पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिकीकरण के कारण इनमें क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसमें क्या है? परिवर्तन होने की वजह से, है ना, ये सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। जैसे हमारे संस्कृति का संबंध हमारे उन सभी विश्वासों, धार्मिक त्योहारों, कला, नैतिक नियमों, प्रथाओं और व्यवहारों के परंपरागत तरीके से जो हमें विरासत में मिले हैं, इसमें किसी समाज की संस्कृति के अनुरूप उसमें बहुत सी ऐसी प्रथाएं विकसित हो जाती हैं जिन्हें व्यवहार, शिष्टाचार, व्यक्तित्व के निर्माण के रूप में देखा जाने लगता है। संस्कृति की इन सभी विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को ही सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हमने संस्कृति के बारे में जाना कि जो हमें विरासत में मिला है और उनमें हो रहे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। जैसे कि आज के समय में, आज आधुनिकीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण लोगों का एक एक ही जगह पर निवास करना मुश्किल हो जाता है ना। तो वो क्या करते हैं? शहरों की ओर चले जाते हैं, या कहीं ऐसे शहर में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता है ना। तो वहाँ पे हम अपने तीज त्यौहार नहीं मना पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे इन त्योहारों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, और उनको हम नहीं मना पाते हैं, है ना। और नैतिक नियमों, प्रथाओं में, जैसे कि हमारे जो तीज त्यौहार हुआ करते थे, है ना, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, है ना, आदि जो त्यौहार हुआ करते थे, आज हम उनको क्या है? उनको उस तरीके से नहीं मना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण और पाश्चात्य सभ्यता का इतना बोलबाला है कि हम अपने मुख्य जो त्यौहार हैं उनसे क्या हो गए हैं? हट रहे हैं, या उनसे हम उतना लगाव नहीं हो रहा है ना। तो इन सभी की वजह से क्या है? इनमें जो हमारी प्रथाएं थी, है ना, रूढ़ी प्रथाएं थी, उनमें क्या हो रही हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। और ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन, है ना। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में जैसे कि मुख्य रूप से क्या होते हैं? भारतीय समाज के लोग, भारतीय समाज में जब लोग छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवाओं के अमानवीय शोषण, विश्वासों से जकड़े हुए थे, तब ब्रिटिश शासन के दौरान जिन शिक्षित जागरूक लोगों ने पश्चिमी संस्कृति में मानववाद और उदारवादी
विचारों को पढ़ा समझा, उन्हें भारतीय समाज में फैले हुए पाखंडों कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए एक व्यापक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। और इनको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है जैसे कि हिंदू, सूफी, बौद्ध, जनजाति आदि जो लोगों ने मिलके, है ना, इसका इन इन लोगों ने मिलके क्या किया, इसमें योगदान दिया है ना। जैसे छुआछूत और जातिगत, ये बहुत ही व्यापक और इतनी भयावह ये ऐसी स्थितियां थी कि लोग इनको क्या करते थे, छुआछूत, मतलब आज भी लोग मतलब जो निम्न कास्ट के होते हैं व्यक्ति कहते हैं कि इनको नीची जाति कहते हैं, तो उनको छूते नहीं हैं या उनको छुआछूत का व्यवहार जो है मानते हैं, है ना, जो कि ये गलत है ना। लेकिन आज भी ये देखने को मिलता है भेदभाव। सती प्रथा अब तो चूंकि ये बंद हो गई है, पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, नहीं तो पहले जब क्या होता था, किसी पुरुष की यदि मृत्यु हो जाती थी और उसकी यदि पत्नी है तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनके साथ में जबरदस्ती उनको जला दिया जाता था। और कई महिलाएं होती थी कि जो स्वयं से ही आत्मदाह करना चाहती थी, मतलब पति के साथ सती होना चाहती थी तो वो हो जाती थी, वरना कई महिलाएं नहीं चाहती थी लेकिन उनको फिर भी जबरदस्ती करके उनको सती कर दिया जाता था, पत्नी की उनके चिता के साथ जला दिया जाता था। बहुपत्नी विवाह, इसमें सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार था कि वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे। बाल विवाह, इसमें बालक हो या बालिका, इसमें इन लोगों को मतलब इन जब ये मेच्योर ही नहीं होते थे और इनका क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता है 12-13 साल की उम्र में, या कई तो 5 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता था, है ना। तो ये अपने आप में सक्षम ही नहीं हो पाते थे और इनका विवाह कर दिया जाता था, एक दूसरे को ना सोचने समझने का मौका मिलता था और इनका विवाह कर दिया जाता था। विधवाओं के अमानवीय शोषण, अगर कोई महिला विधवा हो चुकी है ना, और वह सती नहीं हुई है किन्हीं कारणों से, तो उसके साथ क्या होते थे, अमानवीय शोषण होता था उसका, है ना। उनको खाने के लिए बहुत कम खाना भोजन और खाने के लिए निश्चित चीज़ें, और उनको एक साड़ी पहनने के लिए दी जाती थी सफ़ेद रंग की, और इसके बाद उनके बालों को काट के अलग कर दिया जाता था। मतलब वो इस तरीके से जीवन जीते थे कि मानो कि उनके पास अब कुछ है ही नहीं अब आगे जीवन जीने के लिए, अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। तो इन सब जो जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उस सभ्यता में इस तरीके की अमानवीय घटनाएं कोई नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब जो पढ़ गए या पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने समझा और वो पढ़ लिख के उन्होंने भारतीय समाज में, है ना, बौद्ध हो, सूफी हो, हिंदू समाज के लोग हों या कोई भी मुस्लिम समाज के लोग, इन सभी लोगों ने क्या किया कि इन इन बुराइयों को, छुआछूत को, है ना, और ये अमानवीय शोषण को, अंधविश्वासों को, पाखंड को इन्होंने क्या किया, दूर करने के प्रयास किए। यही क्या है, समाज सुधार आंदोलन है। नेक्स्ट देखते हैं किसने क्या क्या योगदान दिया। तो यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। महादेव गोविंद रानडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ दिया कि इन्होंने क्या कहा कि विधवा का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली, आधुनिकीकरण, आधुनिक मानववादी, पंथनिरपेक्ष, उदारवादी प्रवृत्तियां थी। मतलब कि जो पाश्चात्य संस्कृति थी, मतलब कि पश्चिमी शिक्षा थी, जो अंग्रेजों की शिक्षा थी, उसमें मानवतावादी गुण थे। मतलब कि इसमें मानवतावाद को प्रमुख प्रायोरिटी दी गई थी। पंथ निरपेक्ष, इसमें किसी भी विशेष धर्म को या विशेष वर्ग को प्रमुख नहीं माना गया, इसमें सभी धर्मों को इसमें प्रमुखता दी गई, है ना। उदारवादी प्रवृत्तियां, है ना, तो इसमें क्या हुआ कि किसी भी मतलब कट्टरवादी नहीं थी, है ना, कट्टरवादिता नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की तथा स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया। तो ये सर सैयद अहमद खान ने भी जो फैली कट्टरता या बुराइयों को उन्होंने दूर किया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखते हैं हम ब्रह्म समाज, है ना। तो ये ब्रह्म समाज एक अपने समय का एक पहला ऐसा समाज था या ऐसा संगठन था जिसने समाज सुधार आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और ये सर्वप्रथम था। तो यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा
सन 1828 में की गई है थी और भारत में समाज सुधार आंदोलन से संबंधित यह पहला संगठन था। फलस्वरूप भारत में एक नई सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, इस्लाम, सूफी, ईसाई धर्मों का अध्ययन करके समाज में फैली बुराइयों का घोर विरोध किया, जिसमें छुआछूत, जातिगत भेद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, मुख्य रूप से इनका क्या था, सती प्रथा, और स्त्री पुरुष के विभेद को इन्होंने मतलब दूर करने के प्रयत्न किए, है ना। तो ये मुख्य रूप से आपको देखना है कि ये किसके द्वारा चलाया गया, राजा राममोहन राय के द्वारा। कब चलाया गया, 1828 में, है ना। और इसके मुख्य कारण, मुख्य मतलब जो उपलब्धियां या कारण क्या क्या थे कि इन्होंने क्या किस पे जोर दिया, छुआछूत पे, जातिगत भेद पे, मूर्ति पूजा पे और सती प्रथा पे। इनका मुख्य रूप से है सती प्रथा पे, ठीक है। अब देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी, 1867 में बम्बई में, और महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य जातिगत भेदों को दूर करना, सामाजिक समानता लाना, है ना, और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। जैसे कि आप लोगों को अगर मुख्य रूप से अगर हर एक समाज की अगर आपको मतलब ये मुख्य विशेषताएं यदि समझ में ना आए तो आप उसमें 4 विशेषताओं को जरूर लिखिएगा। एक तो जातिगत भेद, है ना, एक तो जातिगत भेद, और इसमें छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता उसी को बोलते हैं, और जैसे कि प्रथाओं को, रूढ़ियों को ख़त्म करना, है ना, और स्त्री शोषण के विरुद्ध कार्य किया, है ना। स्त्री शोषण के विरुद्ध मतलब कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आप किसी भी जो समाज है उसमें आप डाल सकते हैं, है ना। और सिर्फ आपको याद रखना होगा इसमें कि जैसे कि प्रार्थना समाज है तो ये कब, 1867 में मुंबई में स्थापित हुआ, और ये किसके द्वारा चलाया गया, है ना। तो ये 3-4 मतलब चीज़ें हैं आपको लिखनी है, ये ज़रूर है। और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये पक्के में आएंगी, है ना, कोई ना कोई इसमें से पूछ लिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इनका उद्देश्य दलित जातियों की, है ना, इन्होंने बाहरी आडंबरों, जातिगत भेदभाव, स्त्री शोषण के विरुद्ध कार्य किया, और इनका उद्देश्य था दलित जातियों के शोषण की रक्षा करना और इनके कल्याण के लिए सेवाएं देना, इनका मुख्य काम था, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, यानी अब पुराना बम्बई, आज के समय का मुंबई में 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, है ना। इनका जो इनके द्वारा बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा, लड़कियों की हत्या, अब ये लड़कियों की हत्या तथा जातिगत विभेदों का सबसे अधिक विरोध किया गया, है ना। तो इसमें क्या था कि इसमें लड़कियों की हत्या कि जो बच्चियां होती थीं और जो मतलब कि जब महिलाएं गर्भवती हुई, उन्होंने जन्म दिया बच्चे को, अब वो बच्ची है या बच्चा है ना। तो इनमें से अगर कोई बच्ची है तो उनको उनको क्या कर देते थे ये लोग, मार दिया करते थे बच्चियों को। क्यों? क्योंकि पहले की या पुरानी जो मतलब मानसिकता ये थी लोगों की कि यदि बच्ची हुई है तो हमें अपनी बच्ची को दहेज देना होगा, और साथ में हमें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने झुकना होगा, है ना। तो ये जो मानसिकता थी इन लोगों की, तो ये बहुत ही खराब प्रवृत्ति की मानसिकता थी, है ना। तो इसलिए लड़कियों को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तथा जातिगत विभेद को सबसे अधिक विरोध किया गया, है ना। आर्य समाज का पहला आंदोलन था जिसके द्वारा लड़कियों को, है ना, लड़कियों को सैकड़ों शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। तो मतलब यहाँ पे इन लोगों ने, है ना, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज में ये आर्य समाज के द्वारा जातिगत, धर्म एवं लिंग भेद के बिना, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का विभेद नहीं था, और इन्होंने मुख्य रूप से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। अब नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1896 में कोलकाता के पास बेलूर में, बेलूर एक मठ है, तो
यहाँ पे बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सुधार संस्था के रूप में रामकृष्ण मिशन ने संपूर्ण भारत में, मतलब कि इनका क्षेत्र केवल कोलकाता या बंगाल नहीं था, बल्कि इनका पूरा भारत था। और इसमें इन्होंने क्या किए, बड़े बड़े अस्पताल, शिक्षा संस्थानों, अनाथालयों, सेवा संगठनों की स्थापना की। उन्होंने प्रत्येक भारतवासी को एकजुट होने की प्रेरणा दी, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा किसी भी जाति से संबंधित हों। तो इन्होंने क्या किया, भारत को एकजुट होने का प्रयास किया। भारत में जो भी लोग हैं उस समय सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, है ना, ने सन 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य लोगों को प्रशिक्षित करना था। तो ये इनका मुख्य रूप से क्या था, इनका लोगों को इस तरीके से प्रशिक्षित करना था कि ये किसी भी व्यक्ति को या विपत्तियों के समय, जो लोग हुआ करते थे विपत्तियों के समय, एक ऐसा संगठन कि जो विपत्तियों के समय सबके साथ सहयोग कर सकें, सबका सहयोग कर सकें, इस तरीके से ये लोग प्रशिक्षण दिया करते थे, है ना। स्थापना के संस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना था जो निःशुल्क या निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करके उसमें देश प्रेम और त्याग की भावना का, है ना, देश प्रेम और त्याग की भावना को बढ़ा सकें। इस संस्था के द्वारा स्काउट संगठन को विकसित किया गया, है ना। आप लोगों को पीटी वगैरह जो कराया करते थे पहले, तो वही संगठन क्या है, स्काउट संगठन के रूप में जाना जाता था। इसका विकसित किया गया जो विपत्तियों के समय लोगों की सहायता करते थे, है ना। जैसे कि महामारी, हैजा, कभी बाढ़ आ गई या कुछ भी इस तरीके की प्राकृतिक या मानवीय कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि जिससे काफ़ी लोगों के जनधन की हानि हो रही है या हो चुकी है, तो वहाँ पे ये लोग अपनी क्या करते थे, सहायता पहुँचाते थे और लोगों की मदद करते थे। ये था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसको दो नामों से जानते हैं, भारत सेवक समाज और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। किसी भी रूप में आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। ये समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज, सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। कब? 1873 में। यह पहला सामाजिक आंदोलन था जिसके द्वारा ब्राह्मणों की एकाधिकार, ब्राह्मणवादी धर्म का विरोध कर पिछड़ी एवं निम्न जातियों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा की। क्या होता था कि जो पुराने मतलब जो लोग हुआ करते थे, वह धार्मिक रूढ़ियों से, धार्मिक मान्यताओं से इतने जकड़े हुए थे कि वह अपने मतलब धर्म को ही सब कुछ मानते थे, है ना। और खासकर उसमें बहुत सारे पाखंड आ गए थे, है ना। तो उन पाखंडों को तोड़ने के लिए, है ना, इन पाखंडों को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सत्यशोधक यानी सच की खोज करने वाले समाज की स्थापना की। और उन्होंने कहा कि इसको पहले जानना चाहिए, हमें पहले इन समाजों को मतलब जो है धर्म को जानना चाहिए, फिर इसके बाद इसको अपनाना चाहिए, इस तरीके की बातें की। और इन्होंने जो ब्राह्मणवादी धर्म का विरोध कर, है ना, जो ब्राह्मणवादी धर्म का इन्होंने क्या किया, विरोध कर पिछड़े एवं निम्न जातियों को अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा की, है ना। उनको उद्वेलित किया। शिक्षा के माध्यम से इन्होंने चेतना पैदा की। इन्होंने हरिजन और पिछड़ी जातियों में शिक्षा एवं सामाजिक अधिकारों तथा आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट है समाजशास्त्री सतीश सवरवाल द्वारा बताए गए औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन, है ना, आधुनिक परिवर्तन। तो सतीश सवरवाल के द्वारा जो आधुनिक परिवर्तन है वो औपनिवेशिक भारत में। औपनिवेशिक का मतलब वही है कि जब ब्रिटिश कॉलोनी, भारत को ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में बना लिया गया, है ना। वो वहाँ ब्रिटेन से आए, उन्होंने यहाँ पे आए यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे करके भारत को अपने अंतर्गत अपना एक गुलाम बना लिया, भारत को गुलाम बना लिया और एक अपनी ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ घोषित कर दी, है ना।
तो किन माध्यमों से, है ना, तो ये है कि सतीश सब्रवाल द्वारा बताया गया है कि औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन तो किस माध्यम से परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि संचार माध्यम, इन्होंने 3 ही बताए हैं, एक संचार माध्यम, एक संगठनों का स्वरूप और तीसरा है विचार की प्रकृति, है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संचार का माध्यम क्या था? प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, जल जहाज, है ना, और ये रेल। तो ये क्या थी? संचार के माध्यम थी, है ना। आदि वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों में तीव्र गति प्रदान की। क्या होता था कि अगर हमारे जो अगर परंपरागत संसाधन थे, है ना, तो परंपरागत संसाधनों में जैसे संचार का माध्यम ही है, अगर हमें कोई भी पोस्ट करनी है या कोई भी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचानी है तो वो लिखित रूप में नहीं पहुँचाया करते थे, बल्कि उसको मतलब एक दूसरे से बोलकर सुनाई जाती थी। तो सबसे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे घोड़े या बैलगाड़ी या इनके माध्यम से एक संसाधन हुआ करते थे, और एक दूसरे जगह पे जैसे किसी राजा को दूसरे राजा तक संदेश पहुँचाना है तो वो घोड़े के माध्यम से लेते थे, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ता था और वो चले जाया करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश आए हैं तो उन्होंने क्या किया? प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, जल जहाज, है ना, और रेल जैसी यात्राओं को उन्होंने मतलब उनको संचार को सुगम बना दिया, और बहुत जल्दी ही हमारी कोई भी बात वहाँ तक पहुँच जाती है ना। नेक्स्ट है संगठनों का स्वरूप। बंगाल में ब्राह्मण समाज, पंजाब में आर्य समाज, है ना, बंगाल में ब्राह्मण समाज, पंजाब में आर्य समाज। मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम ने जनसंचार एवं कुरीतियों का प्रहार किया। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे बंगाल में ब्राह्मण समाज, है ना, तो जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना, बम्बई में, है ना, और ये पंजाब में आर्य समाज, है ना, की स्थापना। मुस्लिम महिलाओं में राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी एक 1914 में स्थापित की गई थी, अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम, है ना। तो जनसंचार में कुरीतियों पर प्रहार किया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस पे मतलब जो कुरीतियाँ फैली थी समाज में, है ना, तो उन पे क्या किया? इन्होंने प्रहार किया। और ये इसका क्या था? संगठनों का स्वरूप था कि इन्होंने क्या किए? इन संगठन के माध्यम से समाज को जागरूक किया, है ना, और समाज को शिक्षित किया, है ना। तो इसके बाद देखते हैं तीसरा जो है विचार की प्रकृति। तो उनकी जो प्रकृति क्या थी? स्वतंत्रता, उदारता के लिए नए विचार, है ना, कि भाई जो भी है हमें स्वतंत्र रहना है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है ना। उदारता के नए विचार, कि हमें कट्टरता नहीं लानी है, अपने अपने अंदर अपने विचारों में कट्टरता नहीं लानी है। विधवा पुनर्विवाह, कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए, ना कि उसको सती कर दिया जाना चाहिए, और ना ही उसको अमानवीय तरीके से उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया जाना चाहिए, है ना। बहुविवाह पर रोक, जैसे कि पुरुष क्या करते थे कि एक साथ उनको 3-4 जितनी भी हो सकते हैं वो शादियां करने के लिए मतलब योग्य थे, या कह सकते हैं कि समाज ने उनको मान्यता दे रखी थी, है ना। तो उनको रोकना, है ना, इस तरीके से मतलब महिलाओं का शोषण होता था बहुत ही ज़्यादा, है ना। शिक्षा के मूल्य, है ना, तो शिक्षा के नए आयाम, नए मूल्य, ताकि वो पाश्चात्य संस्कृति को मतलब पश्चिमी या आधुनिकीकरण की संस्कृति को सीखें और यहाँ पे उसको क्या करें, है ना, शिक्षा को फैलाएं, समाज को शिक्षित करें, है ना, और पुरानी रूढ़ियों और प्रथाओं से इनको हटा जा सके, समाज को हटाया जा सके और नई शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जा सके, है ना। तो इन्होंने 3 प्रकार की औपनिवेशिक आधुनिकीकरण के कारण जो परिवर्तन हुए हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, एक है संचार माध्यम, दूसरा है संगठनों के स्वरूप और तीसरा है विचार की प्रकृति। इनके माध्यम से ये विचारों में बदलाव आया है। तो ये हो गया भी हमारा ये पहला, चूँकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए अब हम इसका नेक्स्ट यानी इसकी का सेकंड पार्ट हम लाएंगे अभी, है ना। और आप लोग दूसरा वाला पार्ट देखिएगा, है ना। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।